आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन और आंसर बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में अपनाएंगे। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। अगर प्रश्न को ठीक से नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिनसे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। उन उपायों के नाम बताना है। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला है लोगों को शिक्षित बनाना। अगर लोग शिक्षित होंगे तो संक्रामक रोगों से बच सकेंगे। दूसरा है बीमार या रोगी को स्वस्थ लोगों से अलग रखकर उसका इलाज करना। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो स्वस्थ लोगों से अलग रहे। जो बीमार नहीं है व्यक्ति उनसे दूर रहे, उसको अलग रखकर ही उसका इलाज किया जाए। तीसरा है टीकाकरण कराना, यानी वैक्सीनेशन कराना, वैक्सीन लगवाना। अगर उसको कोई भयानक सी बीमारी है या टीके वाली बीमारी है जिसका टीका बना हुआ है तो उसको टीका जरूर लगवाना चाहिए। अगला है वाहक की समाप्त करना। जो वेक्टर है, जो वाहक है, यानी जिससे वो संक्रामक रोग फैल रहा है उसको समाप्त करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अमीबता, मलेरिया, एस्केरिस्ता और निमोनिया। इन रोगों का संचरण कैसे होता है, मतलब ये रोग कैसे फैलते हैं। पहला है अमीबता, अथवा इसे अमीबिएसिस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमीबिएसिस कहा जाता है। चाहे अमीबता पूछा जाए चाहे अमीबिएसिस नाम से पूछा जाए, आप यही बताएंगे। तो यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है तथा इसका संचरण संक्रमित जल व भोजन के द्वारा होता है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसके द्वारा अमीबता या अमीबिएसिस रोग हो जाता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यह कैसे फैलता है, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। जल में अगर संक्रमित जल है तो उसके द्वारा, अगर व्यक्ति पीता है उसको तो हो जाएगा। अगर संक्रमित भोजन है उसमें ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है तो हो जाएगा उसको। अमीबता के कारक एंट अमीबा के शिष्ट मक्खियों के द्वारा भोज्य पदार्थों एवं जल में पहुंचते हैं। यानी किसके द्वारा वहां पर भोजन में आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं, तो मक्खियां इनको लाती हैं। मक्खियों के द्वारा ये भोजन में, जल में आ जाते हैं। अब उसी भोजन या जल को जो मनुष्य ग्रहण करता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है, अमीबता या अमीबिएसिस। कुल मिलाकर कहा जाए तो अमीबता, अंग्रेजी में इसे अमीबिएसिस कहा जाता है। इसे पेचिस भी कहते हैं या डिसेंट्री भी कहा जाता है। ये मक्खी से फैलता है। और अमीबता में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है यही रोग पैदा करता है मुख्य रूप से। यह जंतु आंत में घाव कर देता है जिससे खून बहने लगता है। फिर दूसरा रोग है मलेरिया। इसका कारक प्लाज्मोडियम जाति का परजीवी प्रोटोजोआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम है यह भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। और मलेरिया का परजीवी मादा एनाफ्लिज मच्छर द्वारा संक्रमित व्यक्ति से, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है पहले से जिसको मलेरिया है या जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, तो उसको यदि कोई मच्छर काटता है और वही मच्छर काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काट लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाएगा। यदि आप लोग मलेरिया पर इसका जीवन चक्र पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला है एस्केरिस्ता। एस्केरिस्ता को अंग्रेजी में एस्केरिएसिस कहा जाता है और यह रोग एस्केरिस के अंडों के भोजन के साथ शरीर में पहुंचने से होता है। जो एस्केरिस के अंडे होते हैं ये किसी न किसी माध्यम से भोजन के पर पहुंच जाते हैं और भोजन पर पहुंचने के बाद उसको जो व्यक्ति खाता है तो उसको एस्केरिस्ता रोग हो जाता है। एस्केरिस हेलमिंथ संघ का जंतु है। हेलमिंथीस का जंतु है एस्केरिस। अक्सर बच्चों की आंतों में पाया जाता है ये जो एस्केरिस होता है और एस्केरिस्ता रोग पैदा करता है, आंतों में घाव उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया के अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने, थूकने आदि से संक्रमित वायु के संक्रमण से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो खांसता है, छींकता है, थूकता है तो वायु संक्रमित हो जाती है। वायु में वो कण आ जाते हैं और वायु संक्रमित हो गई। अब संक्रमित वायु के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको भी हो जाएगा। और जो निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और कौन सा रोग है, ये फेफड़ों का रोग होता है निमोनिया रोग। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। जलवाहित रोग का मतलब है जल से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ऐसे रोग जो जल से फैल जाते हैं
तो जल से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पीने के लिए अच्छे या स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर तालाबों, पानी की टंकियों एवं दूसरे जल भंडारों की सफाई करते रहना चाहिए। यानी स्वच्छ जल का प्रयोग करें, तालाब, पानी की टंकी, जो जल भंडार हैं उनको सफाई करते रहें तथा उनमें जीवाणुनाशक दवा का प्रयोग भी करते रहें। जीवाणुनाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनको डालते रहें और यदि जल में अशुद्धियों की आशंका है तो क्लोरीन से उपचारित भी करें। अगला क्वेश्चन है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। यानी डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन क्या है इसके बारे में बताना है। तो उपयुक्त जीन या सुइटेबल जीन शब्द उस जीन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो रोग कारक जीवों को मारने हेतु विशिष्ट प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए पोषक के अंदर रूपांतरित किए जाते हैं या कह लीजिए इंजेक्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उसके लिए उपयुक्त जीन प्रयुक्त किया जाता है। यदि आप लोग जीन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डीएनए पर भी अपलोडेड है, टोटल वीडियो अपलोडेड हो गए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक लसिका के अंगों के नाम लिखना है। तो प्राथमिक लसिका अंग यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होंगे? अस्थिमज्जा या बोन मैरो अंग्रेजी में कहा जाता है और थाइमस, ये प्राथमिक लसिका अंग होते हैं। कौन कौन से? अस्थिमज्जा अथवा बोन मैरो और थाइमस, ये प्राथमिक लसिका अंग है या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। और द्वितीयक लसिका अंग कौन से होंगे यानी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होंगे? प्लीहा या स्प्लीन बोला जाता है, लसिका ग्रंथियां या लिम्फ नोड्स बोलते हैं, टॉन्सिल्स, छोटी आंत के पेयर्स के पैकेज और अपेंडिक्स, ये जो होते हैं ये द्वितीयक लसिका अंग होते हैं। प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल्स आदि क्या हैं? ये द्वितीयक लसिका अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर के पूरे नाम बताइए। इनके संकेताक्षर जो दिए गए हैं इनके पूरे नाम बताना है। तो पहला है MALT। MALT का पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। दूसरा है CMI, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तीसरा है एड्स, तो सभी लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला है NACO, NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। पहला है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा है सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। का और खा दो दिए गए हैं इसमें और दोनों में अंतर बताना है। अंतर बताने के बाद उदाहरण भी देना है। तो सहज अथवा जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा पहले देखते हैं। तो सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, इसे इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही शरीर में उपस्थित होती है सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से ही उपस्थित हो, जन्मजात हो, उसे ही सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है या जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। और वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति द्वारा जन्म के बाद अर्जित की जाती है, जन्म के बाद बनाई जाती है, उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पर। तो वह प्रतिरक्षा जिसे व्यक्ति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों के सक्रिय योगदान के कारण विकसित करता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति है वो जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से? जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं B और T कोशिकाएं, ये घटकों के सक्रिय योगदान के कारण जो विकसित होती है उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और इस प्रतिरक्षा में B कोशिका व T कोशिका सक्रिय भूमिका निभाती हैं। B कोशिकाएं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं और जो T कोशिकाएं होती हैं ये सक्रिय कोशिकाएं बनाती हैं। तो टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है। टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन जो है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है या एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। आपको बता दें, यदि आप लोग एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा बाहरी स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, जो पैसिव इम्यूनिटी है, वो बाहरी स्रोतों के द्वारा उत्पन्न कराई जाती है। तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाता है,
कोई भी कार्य नहीं करता है। इसमें शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों को बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है, यानी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कार्य नहीं करेगा, बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रविष्ट कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। सांप के काटने पर रोगी को एंटीवीनोम का इंजेक्शन देना निष्क्रिय सक्रियता का उदाहरण है। यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है? जब व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसको बाहर से एंटीवीनोम का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो जहर मर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु का संचरण होता है? यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा HIV फैलता है? तो HIV के फैलने के कई सारे कारण हैं, जिसमें से पहला है HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध स्थापित करना, इससे फैलता है। दूसरा है वैक्सीन तथा ड्रग्स लेने के लिए संक्रमित सुई का प्रयोग करना। एक किसी व्यक्ति ने उस सुई का प्रयोग किया था, उसमें एड्स था और वो संक्रमित सुई हो गई। अब यदि वही व्यक्ति दूसरे को सुई दे देता है, वो दूसरा व्यक्ति स्वस्थ है लगाता है, तो उसको भी संक्रमण हो जाएगा। फिर अगला है शेविंग के लिए संक्रमित रेजर का प्रयोग करना। अगर नाई के यहाँ आप गए हैं और किसी का नाई ने किसी के बाल काटे और उसका ब्लड वगैरह उसमें लग गया बाई चांस, तो क्या होता है कि उसको अगर एड्स था तो दूसरे को भी एड्स होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगला है HIV संक्रमित व्यक्ति का रुधिर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाना। अगर HIV से संक्रमित व्यक्ति है, उसका खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, तो भी फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति के अंग का प्रत्यारोपण स्वस्थ व्यक्ति में करना। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके किसी अंग का प्रत्यारोपण किसी दूसरे व्यक्ति में किया गया, किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया गया, जैसे किडनी खराब हो गई लगाया गया, तो उसको भी होने की संभावनाएं। और संक्रमित माता से गर्भ में पल रहे बच्चे में भी फैल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? यानी कोई सामान्य कोशिका है, उसके कैंसर कोशिका उससे किस प्रकार से अलग होती, कैसे दिखती है? तो कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से निम्न तरह से भिन्न होती है। पहला है, कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं और अपने समीपवर्ती ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। यानी जो कैंसर कोशिकाएं ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं, ग्रोथ बहुत तेजी से इनमें होता है, और जो पास के ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको हानि करती हैं, उनका नुकसान करती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, कैंसर कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण आवश्यक पोषक तत्वों के लिए सामान्य कोशिकाओं के से प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। कैंसर कोशिकाओं में तेजी से जो विभाजन होता है, इससे जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सामान्य कोशिकाओं से लड़ती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, उनको भूखा मारती हैं और खुद उसे ले लेती हैं। फिर अगला है, कैंसर कोशिकाएं रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर नए अबुर्द यानी कैंसर को बनाना प्रारंभ कर देती हैं। और जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती हैं और जगह जगह पर अबुर्द या कैंसर को बनाना प्रारंभ कर देती हैं, जबकि जो सामान्य कोशिकाएं हैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस क्या है? यानी मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या करना है। तो कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर द्वितीयक कैंसर की उत्पत्ति करना ही मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटास्टेसिस क्या है? जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके वहां संतति कोशिकाएं बना लेती हैं, और संतति कैसी, कैंसर वाली संतति कोशिकाएं बनाती हैं, तो इसे ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर द्वितीयक कैंसर की उत्पत्ति करना मेटास्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल या ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रभाव के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है अल्कोहल पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। और एक क्वेश्चन है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए कौन से प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जाए? तो इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों प्रश्नों के लिंक दे रखे हैं उत्तर के, आप वहां से जाकर के उत्तर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।